हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक नया सीरीज़। जिन्होंने सोलो लेवलिंग देखा है उन्हें पता होगा कि ये क्या है। और ये स्टोरी है संग जिनवू के बेटे की, संग सूहो की। वो भी अपने पापा के जैसे ताकतवर था, बट उसके पापा ने उसकी पावर्स सील कर दी थी ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। ये स्टोरी है कैसे संग सूहो भी अपने पापा के जैसे टॉप पे पहुंचता है। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एब्सोल्यूट बीइंग्स या फिर सुप्रीम बीइंग्स के बारे में। ये वो बीइंग्स हैं जिनको हम गॉड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अनगिनत यूनिवर्सेस बनाया है और इसी प्रोसेस में इन लोगों ने अनगिनत सोल्स यानी आत्माएं और लॉस का जन्म दिया है। पर इस एंडलेस साइकिल में वो लोग भी बोर होना शुरू हो गए। लेकिन वो बोर्डम ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को एंटरटेनमेंट का एक नया सोर्स मिला और वो था अपने क्रिएशंस को एक दूसरे के साथ वार में जाते हुए देखने का। अपने ही क्रिएशंस को उनको वार में जाते हुए देखना इंटरेस्टिंग लगा, चाहे उसका मतलब यही क्यों ना हो कि उन्हें एक एंडलेस वार में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या फिर उन्हें बार बार मरना पड़ेगा। और सुप्रीम बीइंग्स के लिए ये एक नेसेसरी इवेंट बन गया अपने बोरियत से बचने का। लेकिन इसी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। एक सुप्रीम बीइंग अपने ही क्रिएशन के हाथों द्वारा मारा गया, बट इसकी किसी को चिंता नहीं थी। उनको बस एक ही चीज़ की चिंता थी और वो थी पावर। और ये वर्ल्ड जिसका भगवान अब मारा जा चुका है, और ये पावर उसी के हाथ में जाएगा जो पहले उसको ले पाएगा। मतलब जो पहले उस दुनिया को जीतेगा वही होगा उस दुनिया का ओनर, और उसी के हाथ में होगा उस दुनिया का सारा पावर। तो इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है संग सूहो का स्कूल, जहाँ पे संग सूहो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है और बता रहा है कि कैसे उसको कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और सूहो से बोलते हैं, भाई तू झूठ बोल रहा है क्या? तेरे जैसा एक अनरिफाइंड बंदा आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? उसका दूसरा दोस्त रो के बोलता है, भाई मुझे तो एक और साल रिपीट करना पड़ेगा। ये सुन के सूहो जोर जोर से हंस के बोलता है कि फाइनली मैं इस हेल से बाहर निकल सकता हूँ। तभी पीछे से सूहो को कोई और बुलाता है और बोलता है, सूहो कॉन्ग्रेट्स, मैंने सुना तुम्हें आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर भी इतना टैलेंट है कि तुम्हें आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर ये ड्राइंग का टैलेंट कब से आ गया? तभी सूहो पीछे मुड़ के बोलता है, संगचुल तुम्हें फिर से क्या चाहिए? तब वो बंदा उसकी तरफ गुस्से से देख के बोलता है कि मेरा नाम संगचुल नहीं है, मेरा नाम ली एंचुल है। तब सूहो उसको चिढ़ा के बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर ली उनचुल संग सूहो को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल में कब्जा करने का प्लान अधूरा रह गया। और संग सूहो भी ली उनचुल को बोलता है कि हाँ, मेरी ही वजह से तुम सेफली ग्रेजुएट भी कर पाए। वहीं पर सामने दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि ये देखो, ली उनचुल फिर से शुरू हो गया, हम अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, पर ये अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। पर कर भी रहा है तो संग सूहो के साथ, जिसने अपने मम्मी डैडी दोनों को खो दिया पर फिर भी अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ जी रहा है। तभी लियोन चुल गुस्से में आके सूहो को पंच मारने जाता है, बट सूहो अपने पैर से उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है। अचानक से संग सूहो को कुछ महसूस होता है और उसको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी लियोन चुल बोलता है कि वट्टा, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, और फिर एक पंच सूहो की तरफ मार देता है। सूहो उससे कैसे भी बच जाता है, बट वो पंच जाके लॉकर में लगता है। सभी चौंक जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि लॉकर में एक छेद हो गया और ली उनचुल को भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 2 साल बाद का नज़ारा, जहाँ संग सूहो पैदल चल रहा था। वो अभी एक सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तभी संग सूहो के सामने एक गेट आता है और देखता है वहाँ पे बहुत लोग हैं। वो एक डी रैंक गेट था और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे थे। एक ऑफिसर बोलता है कि कितना वक्त हो चुका है कि हंटर्स अंदर गए, तो दूसरा जवाब देता है ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके हैं।
और वो लोग कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये एक डी रैंक वाला गेट है। दूसरे ऑफिसर्स सिविलियंस को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग फिर भी थोड़ा दूर बने रहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है सभी के लिए जो हंटर्स नहीं है। तभी सूहो मन में सोच रहा था, एक और गेट। हाँ, 3 साल पहले जब गेट आना शुरू हुए तब ये दुनिया एक बहुत बड़े चेंज से होकर गुजरी। गेट एक पैसेज वे था डंजियंस का, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते थे, और अगर ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में ख़त्म नहीं किया गया तो एक डंजन ब्रेक होता था जिनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आते थे और इंसानों को मारते थे। लेकिन सिर्फ ये वर्ल्ड ही नहीं था जो चेंज हुआ, यहाँ के लोग भी चेंज हुए। कुछ ऐसे लोग आना शुरू हुए जो कि माना यूज़ कर सकते थे, और उन लोगों को बोला जाता था अवेकनर्स या फिर अवेकेंड्स। लोगों को लगा था कि दुनिया में ये जो केओस चल रहा है ये बहुत देर तक चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक अवेकनर जिसका नाम था वू जिनचुल, उसने हंटर्स एसोसिएशन बनाया और एक जॉब बनाई अवेकनर्स के लिए जिसका नाम था हंटर्स, और इस केओस पे एक बहुत जल्दी फुल स्टॉप लगा दिया। अभी दुनिया में दो तरह के आदमी रहते हैं, पहला है अवेकनर्स और दूसरा है नॉन अवेकनर्स। अवेकनर्स नॉन अवेकनर्स के बिना भी दुनिया में जी सकते हैं, बट नॉन अवेकन्स अवेकनर्स के बिना दुनिया में नहीं जी सकते क्योंकि उन्हें अवेकनर्स की ज़रूरत है डंजियंस रेड करने के लिए। अवेकनर्स के बहुत सारे रैंक्स होते हैं, इस रैंक से लेके एफ रैंक तक, और एकदम लीस्ट एफ रैंक वाला भी एक नॉर्मल सिविलियन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद संग सूहो अपने पास्ट में देखता है कि कैसे उसके पेरेंट्स मिसिंग गए, कैसे उसका सर्वाइवल दूसरों के हाथों में है, और कैसे वो बहुत से टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाता। फिर सूहो बोलता है कि जो मेरे पास था वो तो गायब हो ही गया, और अब जो बचा है वो है पावरलेसनेस की फीलिंग। मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा के ऊपर गया हूँ। काश मुझे पता होता कि पापा ऐसे पावरलेस सिचुएशन से कैसे निकले। तभी सूहो को कोई पीछे से बुलाता है। सूहो पीछे मुड़ के देखता है कि वो उसके टीचर हैं। उसके टीचर बोलते हैं कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तुम इतने फोकस से क्या ड्राइंग कर रहे हो। सूहो जवाब देता है कि मुझे जैसा फील हो रहा था मैंने उसी के हिसाब से ड्राइंग किया। सूहो के टीचर देखते हैं और बोलते हैं, क्या ये एक एंट है? ये एक एंट के लिए बहुत ही क्रिएटिव ड्राइंग है। ये एक नॉर्मल एंट से ज़्यादा एक ह्यूमन एंट लग रहा है। सूहो सोचता है कि मैंने ये चीज़ क्यों ड्राइंग की। फिर हमें दिखाया जाता है बेरू की एक तस्वीर जो सूहो के दिमाग में छपी थी, और उसी को उसने ड्राइंग किया। सीन चेंज होता है, हमें फिर से वो पहले वाला गेट दिखाया जाता है जो सूहो के यूनिवर्सिटी के बाहर ही था। वहाँ से अब हंटर्स बाहर आना शुरू हुए। सभी लोग देख रहे थे कि हंटर्स ने सक्सेसफुली रेड कंप्लीट कर दिया, और वो लोग बहुत रिलैक्स थे। वहाँ के ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर उन हंटर्स के लीडर हंटर किम को बोलता है, बहुत अच्छा काम किया। हंटर किम जवाब देता है, हाँ हमने डंजन रेड तो कंप्लीट कर ली, और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है जो हमें हंटर्स एसोसिएशन को देना पड़ेगा। वो बताते हैं कि उन्हें एक नया टाइप का मॉन्स्टर मिला है, एक इंसान जैसा मॉन्स्टर जिसके आँख और मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकलती है। वो मेनली फैंग्स से अटैक करते हैं और उनका डैमेज ज़्यादा नहीं है। वो बोलता है कि उसको भी थोड़ा सा स्क्रैच आया है, लेकिन वो बहुत ही कम है, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, तो ये बहुत ही वीक भी हो सकता है। वो ऑफिसर बोलता है, हाँ ये एक नया टाइप का मॉन्स्टर है जो अभी तक गेट्स में नहीं दिखा। मुझे खुशी है कि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं था। तो इसी बात पे हंटर किम, तुम्हें एक सिंपल रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि गेट के अंदर क्या क्या हुआ। तभी हंटर किम के हाथों में जो ब्लू फ्लेम्स वाले मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, वहाँ पे ब्लू फ्लेम्स निकलना शुरू हो गए, और हंटर किम को कुछ महसूस होने लगा। अचानक से हंटर किम के हाथ से शील्ड और तलवार गिर गई। वो ऑफिसर कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसको बुला रहा था, हंटर किम क्या हुआ। तभी हंटर किम ने उस ऑफिसर पे हमला किया और उसको मार दिया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ये देख के शॉक हो गए, और वो जो हंटर्स थे वो लोग उस ब्लू फ्लेम को देख के समझ गए कि ये उसी मॉन्स्टर के ब्लू फ्लेम है जो डंजन के अंदर उन्होंने देखा था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। तभी हंटर किम सभी पे अटैक कर देता है, और जिस पे भी उसने अटैक किया वो उसी के जैसा बन जाता है।
वहाँ के लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं और भागने लगते हैं। सुहो के क्लास में जितने भी लोग थे सब खिड़कियों के पास आवाज़ सुनने के बाद जा रहे थे और वो लोग देख के शॉक हो गए कि ये बाहर क्या हो रहा है। लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनके आँख और मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो मॉन्स्टर्स के जैसे हो रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई डंजन ब्रेक हुआ है। तो सुहो के क्लासमेट्स बोलते हैं तो अभी हम क्या करें, क्या हम यहाँ से भाग जाए। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें अभी हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। वहाँ से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर आप तो एक अवेकेंड है ना, आप कुछ कीजिए। तो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ई रैंक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी सुहो देखता है एक मॉन्स्टर को उसके सामने दूसरे बिल्डिंग के छत पे। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर कुछ तो कर रहा है और फिर अचानक से जंप कर देता है। सुहो समझ जाता है और सबको वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर अंदर आ चुका था और उसने एक बंदे को मार भी दिया। सब पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सुहो भी वहाँ से एकदम तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए सुहो की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो डर के मारे वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। वो लड़की उससे मदद मांग रही थी, बट सुहो भी बहुत डरा हुआ था, तो इसीलिए वो जाके बोलता है कि मैं अभी जाके हंटर्स को बुला लाता हूँ। और फिर सुहो वहाँ से भागने लगता है। फिर सुहो सोचता है कि मैंने ये उससे क्या कहा, अवेकनर्स को बुला लाता हूँ, मैंने तो उसको मौत के मुंह पे ढकेल दिया। पर मैं एक नॉन अवेकनर होके कर भी क्या सकता हूँ। अगर मेरी जगह डैड होते तो वो क्या करते। और फिर सुहो अपने डैड की एक झलक देखता है। सीन चेंज होता है, हमें फिर से वो लड़की और वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वो लड़की रो रही थी और वो मॉन्स्टर अभी उस लड़की को मारने आ ही रहा था। तभी उस मॉन्स्टर के सामने कुछ एक चीज़ आता है और वो और कोई नहीं सुहो था, जिसने एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस मॉन्स्टर के मुंह पे दे मारा। फिर सुहो सोचता है अगर डैड यहाँ पे होते वो ऐसा ही करते। ये सब हो ही रहा था कि अचानक से सुहो के सामने एक फ्लोटिंग मैसेज सा कुछ आ जाता है। और जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग का पहला चैप्टर देखा होगा उनको पता है कि ये क्या है। और यहीं पे हम लोगों का पहला चैप्टर ख़त्म होता है।